Good evening. I am B.V. Singh. Today I will start a series of lecture on electrostatic, which will be useful for JEE Mains students, JEE Advanced students, NEET students, and also for class 12 examining students who will be appear in next year. So let us start electrostatic. In the branch of electrostatics, we deal with the study of charged particles, nature of charged particles at rest. Charged particles at rest, which is a basic concept of electronics. So, unit 1, that is electrostatic. Electro means charge, static means rest. That is हम लोग इस चैप्टर में ऐसे पार्टिकल्स का स्टडी करेंगे जो रेस्ट में होंगे. हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से, जो कि स्टार्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स का, फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉनिक्स का. जो भी टॉपिक, जो भी कंसेप्ट, जो भी चैप्टर हम लोग डील करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका फाउंडेशन पॉइंट रहेगा. और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फाउंडेशन टॉपिक होगा कूलम्स लॉ. इतना तो हम लोग जानते हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्शन इज a type of force, repulsion is also a type of force, and force means push or pull. First of all, I will give a lump sum idea how to estimate about the force. To estimate about the force. The force is strong, the force is weak. As we know, the unit of force is Newton. If we say force is 1 Newton, वन न्यूटन फोर्स आखिर होता कितना है? हम 1 न्यूटन का मतलब कितना समझें? तो आइए इसका एक अंदाजा लेते हैं कि लगभग 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है. क्लास 9 में, क्लास 11 में रिकॉल कीजिए कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते थे m इंटू जी, जहां m को हम लोग बोलते थे मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी, एंड जी को बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. जी का वैल्यू 9.8, अप्रॉक्सीमेटली रफ टफ ले लेते हैं 10. ओके. अब अगर हम एम का वैल्यू, दैट इज कोई ऐसा बॉडी इमेजिन कीजिए जो अपना हाथ पर रख लीजिए. 100 ग्राम का एक बॉडी को अपना हाथ पर रखिए. इमेजिन कीजिए 100 ग्राम का एक बॉडी को आप अपना हाथ पर लीजिए. जब 100 ग्राम के बॉडी को आप अपना हाथ पर रखते हो तो आप लोड महसूस करते हो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द बॉडी डाउनवर्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द बॉडी डाउनवर्ड and your hand supports this body to remain at rest. So you realize a weight on your hand. How much force you realize? m into g.
If we take m equal to 100 gram, that is 0.1 kg, then F will be equal to 0.1 into G का वैल्यू 10, that is 1 न्यूटन। इससे एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाता है कि 1 न्यूटन का मतलब क्या है। तो अगर हम 100 ग्राम मास वाला किसी बॉडी को अपने हाथों पर रख लूं, उसका जो वेट आप महसूस कर रहे हैं या उसको संभालने के लिए जितना ताकत आपको लगाना पड़ रहा है, दैट फोर्स विल बी 1 न्यूटन। तो 100 ग्राम का जो वेट है वो 1 न्यूटन है, तो 200 ग्राम का जो वेट होगा वो 2 न्यूटन होगा, 300 ग्राम का जो वेट होगा वो 3 न्यूटन होगा। इस तरह से एक फोर्स के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप फिजिक्स का स्टडी करते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कि किसी बॉडी पर जब नॉन जीरो फोर्स लगता है, नॉन जीरो फोर्स लगता है, तब बॉडी जाकर एक्सेलरेट होता है, मूव करता है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, जैसा कि क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए ये ना समझे कि हम किसी बॉडी को पुश कर रहा हूं तो मूव करेगा, नो। अब वाल को मैं पुश करूंगा तो थोड़ी ना वाल चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वाल फिक्स्ड है। तो अगर कि कोई बॉडी फिक्स है तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे भी तो जरूरी नहीं है कि वो चलेगा, लेकिन वही बॉडी अगर फिक्स नहीं है तब उस पर पुश और पुल कीजिएगा तो जरूर बॉडी मूव करेगा। इन चीज़ों को हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो चलिए हम आज कूलम्स लॉ के ऊपर पहले कूलम्स लॉ को पढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि कूलम्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टफ टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जिस तरह से ग्रेविटेशन में होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कूलम्स लॉ। वहां पर दो मास पार्टिकल एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में बतलाता है न्यूटन्स लॉ। सिमिलरली दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या कितना फोर्स से रिपेल करते हैं, इसके बारे में आइडिया देता है कूलम्स लॉ, जो बोलता है सपोज ये चार्ज है Q1, फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सपोज दिस वन इज पॉजिटिव, अनदर चार्ज इज Q2, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, the two are separated by a distance r, right? Since the two are positive, the two have the same sign, so Q1 will repel Q2 and Q2 will repel Q1. How? We will show the diagram like this. Q1 will repel Q2 like this. This will be the diagram of force acting on Q2 due to Q1, repulsion, right? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम को बनाना, फ्री डायग्राम को बना लेना कि कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इफ Q1 रिपेल Q2 इन दिस डायरेक्शन, यू कैन से इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then Q2 must repel Q1 like this. Force is F. So the diagram of forces on Q2 will be from left to right, and the force on Q1 will be from right to left. Obviously
द magnitude of force on Q1 will be equal to the magnitude of force on Q2 because each and every action has equal and opposite direction. तो डायरेक्शन तो हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं, दोनों का आप देख सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट है। इस पर फोर्स लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस पर फोर्स लग रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर Q1 ने फोर्स लगाया Q2 पर कितना 10 न्यूटन, तो Q2 भी फोर्स लगाएगा Q1 पर कितना 10 न्यूटन, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब कूलम्स लॉ जो बोलता है, शॉर्टकट उसको कहें कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ध्यान रहे पॉइंट चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल मतलब सभी चार्ज एक पॉइंट पर बैठा हो, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, मतलब कम जगह कैप्चर करके बैठा हो। चार्ज कई तरह के हो सकते हैं। अगर एक लाइन के ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो उसका नाम देंगे लाइन चार्ज। अगर एक सरफेस के ऊपर जैसे वाल पर या बोर्ड के ऊपर चार्ज फैला है तो उसका नाम दीजिए सरफेस चार्ज। अगर पूरा वॉल्यूम में चार्ज फैला है तो उसका नाम दीजिए वॉल्यूम चार्ज। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेट। कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, मतलब एक चार्ज है Q1 एक पॉइंट पर बैठा हो, दूसरा चार्ज है Q2 जो एक पॉइंट पर बैठा हो, ऐसे चार्ज के लिए ही कूलम्स लॉ वैलिड है। तो कूलम्स लॉ का फंडामेंटल क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2। ध्यान रहे इस फॉर्मूला से हम लोग सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फोर्स खुद वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि वो खुद ही वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। शॉर्टकट में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, अप्रोच बनाने का प्रयास कीजिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो मीनिंग होता ही है कि R इंक्रीज F डिक्रीज, बट हाउ मच? दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ R increases to twice, force will reduce to 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे में 4 हो जाएगा, राइट? तो जब डिस्टेंस को इंक्रीज करके डबल कर दिया जाए तो फोर्स हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स का 1/4। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 3 times द ओरिजिनल डिस्टेंस, द फोर्स विल बी रिड्यूस टू 1/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। In similar manner, if the distance is changed to half the original distance, if the distance is reduced to half the original distance, then the force will become how much? तो यहां पर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, that is force will become 4 times ओरिजिनल फोर्स, राइट? इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर ऐसे आप काम करेंगे। नाउ इफ कीपिंग द डिस्टेंस सेम, any one of the charge is changed, the force will change. If Q1 remains the same, but Q2 is increased to double, तो Q1 remains same, R remains same, Q2 डबल हो गया, सिर्फ एक फैक्टर डबल हुआ तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। Q1 रखा गया सेम, डिस्टेंस भी रखा गया सेम, Q2 का वैल्यू 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर Q2 को कर दिया 2 टाइम्स,
Q1 को कर दिया 2 टाइम्स, Q2 को कर दिया 2 टाइम्स, तो फोर्स हो जाएगा 2 × 2 4 टाइम्स। अगर Q1 को कर दिया 3 टाइम्स, Q2 को कर दिया 2 टाइम्स, तो फोर्स हो जाएगा 3 × 2 6 टाइम्स। ये मीनिंग रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यहां पर इसको हम लोग गौर करेंगे। नाउ टू कन्वर्ट द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी, हम लोग इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2/r²। दिस इज द formula for force acting between 2 point charge particles. It is the similar case just like in gravitation. In gravitation we study this, suppose this is mass m1, suppose this is mass m2, the distance between the two is r, m1 attract m2, m2 attract m1, because gravitation is never repulsive. We write gravitational force is directly proportional to product of m1 m2 and inversely proportional to a square of distance. See, electrostatic force is directly proportional to product of q1 q2 and gravitational force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 m2। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी सिमिलर होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का, इसीलिए आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ो तो नाम दो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो तो नाम दे दो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, ग्रेविटेशन पढ़ो तो नाम दो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए तो बोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बस केवल ग्रेविटेशन के जगह इलेक्ट्रिक डाल दीजिए, फार्मूला भी एक जैसा होगा, कंसेप्ट भी एक जैसा रहेगा। इस तरह से टॉपिक को आप लोग जोड़कर पढ़ने का स्टडी करें, राइट। अब ग्रेविटेशन में कांस्टेंट क्या होता है, तो Gm1 m2/what r², केवल बस यहाँ G के बदले में यहाँ पर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब होता है दोनों चार्ज के बीच में अगर एयर है, कुछ भी नहीं है तो एयर है, एयर है तो एयर इज ए मीडियम। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर वेपर भरा है तो वेपर इज ए मीडियम। अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम बोलते हैं मीडियम इज वैक्यूम। अब ये जो परमिटिविटी है बाद में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में फिलहाल आप जान लीजिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन का वैल्यू डिफरेंट मीडियम में इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। तब तो टू सेम चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस, लेकिन मीडियम को चेंज कर दिया जाए। फिलहाल मान लीजिए दोनों के बीच में वैक्यूम है तो फोर्स समथिंग होगा। अगर दोनों के बीच में एयर आ गया तो Q1 Q2 R तो सेम ही रह गया, बट एप्सिलॉन बदल गया। एप्सिलॉन बदल गया मतलब फोर्स बदल जाएगा। उसी तरह से एयर के बदले में अगर यहां पर पानी भर दिया जाए, वाटर भर दिया जाए, तो Q1 Q2 तो सेम रह गया, R तो सेम रह गया, बट मैटर चेंज हो गया।
उसका परमिटिविटी चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा। इसलिए सेम सिचुएशन मतलब सेम चार्ज सेम डिस्टेंस होने से भी अगर मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो दो चार्ज पार्टिकल एयर में है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, फिर वहीं दो चार्ज पार्टिकल किसी अलग मीडियम में है सेम डिस्टेंस पर, फिर भी दोनों के बीच का फोर्स अलग अलग होगा क्योंकि उनका परमिटिविटी अलग होगा। तो मीडियम चेंज फोर्स चेंज। नाउ सी, जिस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा उसके अंदर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। परमिटिविटी ज़्यादा फोर्स हो जाएगा कम, परमिटिविटी कम फोर्स हो जाएगा ज़्यादा। जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा जितना ही ज़्यादा होता है उसकी परमिटिविटी उतना ही ज़्यादा होती है। ओबियस है कि मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मेटल की परमिटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है और वैक्यूम का परमिटिविटी सबसे कम होता है। तब हम लोग कहते हैं इन केस ऑफ वैक्यूम, इन केस ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फॉर ऑल मीडियम्स। लेकिन एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी में काफ़ी कम का डिफरेंस होता है, काफ़ी कम का गैप होता है। इसलिए अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, अगर मीडियम एयर भी दिया हो तब हम उसको वैक्यूम मान लेते हैं लगभग रफ टफ कैलकुलेशन करते वक्त। अब फोर्स का कैलकुलेशन करते वक्त हमें बार बार इस पूरे कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसका पूरा का वैल्यू एक बार याद रख लेते हैं। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के केस में या वैक्यूम के केस हो तो हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना यहाँ पर पुट करें तो इसका रफ टफ वैल्यू निकलता है लगभग 9 × 10⁻⁹ और ये यूनिट उल्टा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। तो आज के बाद हम लोग कांस्टेंट को ऐसे लेकर चलेंगे। अब ध्यान रखिए कि कूलम्स लॉ टू पार्टिकल इंटरेक्शन है। मतलब फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पर कितना फोर्स लगाता है ये निकालना हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप, या सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पर कितना फोर्स लगाता है ये निकालना है तो भी यही फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर एक साथ 3 चार्जेज हैं असेंबल हैं, 4 चार्जेज असेंबल है, 5 चार्जेज असेंबल है, मल्टीपल चार्जेज असेंबल है, एंड you have to find the electrostatic force on a particular charge. You have to find electrostatic force on a particular charge due to many other charges. In that situation, we will apply principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बतलाता क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बतलाता है?
शॉर्टकट में इसको केवल लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। मान लीजिए ये है Q1 और मान लीजिए ये है Q2, राइट। एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मान लीजिए Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, मान लेते हूं 10 न्यूटन सपोज। तो Q2 भी Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये है टू पार्टिकल इंटरएक्शन। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज अब इन दोनों के नेबरिंग में एक थर्ड चार्ज को लाके हमने असेंबल कर दिया, थर्ड चार्ज Q3 को लाके यहां पुट किया, इसको पेस्ट कर दिया। नो डाउट Q3 जब यहां पर बैठेगा तो Q2 को भी रिपेल करेगा और Q3 यहां पर बैठेगा तो Q1 को भी रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 and Q2, the force acting between Q1 and Q2 will still remain 10 Newton. Yeah, sure. When you put Q3 here, Q3 will repel individually Q2 in this direction. But this is the force on Q2 due to Q3. Right? Q3 यहां पर आया तो Q2 पर अपना फोर्स लगाएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में पहले कितना फोर्स लग रहा था? 10 न्यूटन। तो Q1 और Q2 के बीच में अभी भी कितना फोर्स लगते रहेगा? 10 न्यूटन। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका साफ साफ मतलब है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स will remain unchanged if a third charge comes near them। मतलब Q3 के आने के वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो बदलेगा नहीं। पहले कितना था? 10 न्यूटन, अभी भी कितना रहेगा? 10 न्यूटन। यस, ये आएगा तो अपना फोर्स लगाएगा, राइट। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इसी को आप लोग बोलिए इंडिविजुअलिज्म, राइट। अब जब मोर देन टू फोर्सेस, एक ही पार्टिकल पर मोर देन टू फोर्सेस काम करते हैं, तब हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसी तरह का प्रॉब्लम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। तब उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी, हमारे सामने प्रॉब्लम क्या रहेगा? इस तरह का, फाइंड फोर्स। अब जब हम फोर्स कहेंगे तो इसका मतलब समझिएगा नेट फोर्स। फाइंड द फोर्स ऑन Q, कोई चार्ज है Q सपोज, ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश डैश डैश, बहुत सारा भी चार्ज हो सकता है, राइट। अब सबसे पहले हमें फोकस करना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड फोर्स ऑन दिस। मतलब क्वेश्चन आपसे ये चाहता है कि आप ये बताइए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, किसका वजह से। तो ये बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3 डैश डैश, बहुत सारे चार्जेज हैं। इन सब के वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है। यहां पर काम आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। और ये इंडिविजुअलिज्म का जो चीज है, ये साइंस में, खासकर फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज
यहाँ एक चार्ज है पहले से Q1, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। यहाँ एक चार्ज है सपोज Q2, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फिलहाल प्लस ले। ये एक चार्ज है Q3, और भी चार्ज हो सकता है, हम 3 से काम चलाते हैं। और मान लीजिए ये जो चार्ज है जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, सपोज यहाँ दिया हुआ है, इसको भी प्लस ही मान लेते हैं। अगर इस तरह का असेंबलिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन Q, तो Q कौन है? ये है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको अपने आप से पूछिए कि इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन कौन रिपेल करेगा। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यहां है Q, तो आप अपने आप से पूछिए कि इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन कौन रिपेल करेगा। सपोज दिस डिस्टेंस इज गिवन समथिंग लाइक R1, दिस डिस्टेंस गिवन R2, ये दिया रहेगा, दिस डिस्टेंस इज गिवन R3। ओके, 1 by 1, सबको एक साथ नहीं, सबको एक साथ निकालने का हमारे पास साइंस में कोई रूल नहीं है, हम 1 by 1 निकालते हैं। आइए सबसे पहले पूछे Q1 क्या करेगा Q को? Q1 क्या करेगा Q को? तो Q1 प्लस है, पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऐसे। इस फोर्स का नाम देंगे F1। और फॉर्मूला कहां से आएगा भाई? तो है ना कूलम्स लॉ। एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, इन दोनों को जब आप कंसीडर करते हो तो ये है Q1, तो इसको मान लो Q2। हम ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि ये कितना फोर्स लगाएगा इस पर, इसकी बात अभी भूल जाइए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं ये इंडिविजुअली इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसको अभी भूल जाइए 1 by 1। तो हम इसको बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है अगर ये नहीं है तब ये कितना फोर्स लगाएगा उस पर, तो ऐसे ठेल रहा होगा। तो इसको मान लीजिए Q1, तो इसको मान लीजिए Q2। इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, टफ टाइप का। तो ये है Q1, तो ये है Q2, कितना फोर्स लग रहा होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज R1 स्क्वायर। हमने पहले ये पता किया कि ये रिपेल कर रहा है ऐसे और कितना फोर्स लगा रहा है, तो इतना। तो ये इंडिविजुअली उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, राइट। सिमिलरली फिर पूछिए अपने आप से कि Q2 क्या करेगा Q को? तो Q2 पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऐसे। इसको आप दीजिए फोर्स F2, फार्मूला कूलम्स लॉ। यही है कूलम्स लॉ। कि कूलम्स लॉ केवल हम फार्मूला रटने से नहीं होगा, यूज करना है। एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। जानना क्लास 11-12 में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब तो आप स्टूडेंट लाइक पैरेट बन जाएंगे। जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो Q2 Q को रिपेल करेगा ऐसे इंडिविजुअली, तब इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो ये हो गया ना Q1, तो ये हो गया Q2। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन दिस इंटू दिस बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज R2 स्क्वायर। ये इंडिविजुअल। तब मैं कहूंगा इंडिविजुअली Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q पर, इतना। इंडिविजुअली Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q पर, इतना। उसी तरह से
इंडिविजुअली Q3 कितना फोर्स लगाएगा Q पर, तो ये पॉजिटिव को रिपेल ऐसे हाथ का हेल्प लीजिए डायग्राम प्लॉट करने में। इस फोर्स का नाम पूछ दीजिए F3, 1/4 पाई एप्सिलॉन दिस इंटू दिस, Q3 इंटू Q बाई R3 का स्क्वायर। ना वो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई क्या Q1 रिपेल नहीं करेगा Q2 को, Q2 रिपेल नहीं करेगा Q1 को? करेगा। Q1 रिपेल करेगा Q2 को, Q2 रिपेल करेगा Q1 को, Q1 रिपेल करेगा Q3 को, Q3 रिपेल करेगा Q1 को, Q3 रिपेल करेगा Q2 को, Q2 रिपेल करेगा Q3 को। सभी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, उनका नेचर है, चार्ज का नेचर ही है अट्रैक्शन और रिपल्सन। बट क्वेश्चन ये नहीं था कि Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 पर। क्वेश्चन ये भी नहीं है कि Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पर। क्वेश्चन ये भी नहीं है कि Q3 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 पर। तो जो क्वेश्चन पूछा है हम वही बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस Q पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3। तो सिर्फ हम Q को ही कंसीडर करेंगे, राइट, कि Q को कौन कौन अट्रैक्ट किया, कौन कौन रिपेल। तो Q को इसने रिपेल किया ऐसे, इसने रिपेल किया ऐसे, इसने रिपेल किया। अब इंडिविजुअल फोर्सेस जब निकल गया तब हम निकालते हैं रिजल्टेंट, यानी फाइनली जो हमारा होगा, हमारा ये बेसिक कंसेप्शन रहेगा कि व्हाट इज द नेट फोर्स। तो एफ नेट मतलब क्या, तो आप कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3। अब रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हैं। जब दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो उनको सिंपली प्लस कर दीजिएगा, निकल जाएगा रिजल्टेंट। जब दो फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जाए तो बड़ा वाला फोर्स में से छोटा वाला फोर्स को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा रिजल्टेंट। और ऑब्लिक हो जाए तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, राइट। अब आइए एक क्वेश्चन मैं कराता हूं जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो पाएगा, राइट। Here is a question. Three charges of 2 microcoulomb, 4 microcoulomb and 8 microcoulomb are held fixed on a straight line as shown. As shown. This is the configuration of charge.
At point A 2 microcoulomb charge is fixed. At point B 4 microcoulomb charge is fixed. At point C 8 microcoulomb charge is fixed. The distance between this charge to that charge is 10 centimeter and from this to that is 20 centimeter. This is the configuration. While calculating the force, all measurement should be taken in SI unit. Charge has unit coulomb, distance has SI unit meter. So centimeter must be converted into meter and microcoulomb must be converted into coulomb. Micro means 10 to the power minus 6. And when you convert centimeter into meter, you multiply by -2, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन ए, फाइंड फोर्स. फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर ऑन 2 microcoulomb charge. Question B, find force on 4 microcoulomb charge. Question C, find force on 8 microcoulomb charge. Here are 3 questions which will be completed separately. Let us solve first problem A. We must sketch diagram to solve the problem successfully. The first question is what? Find force on 2 microcoulomb. Here is the 2 microcoulomb. So let us consider first which charges will attract 2 microcoulomb and which charge repel 2 microcoulomb. कौन इसको अट्रैक्ट करेगा, कौन इसको रिपेल करेगा? इंडिविजुअल. यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. चलिए क्वेश्चन किसके ऊपर है? इस 2 माइक्रोकूलम के ऊपर कि 2 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए. ये नहीं पूछा है फर्स्ट में कि इस पर निकालना है या उस पर निकालना है. इस 2 माइक्रोकूलम के ऊपर प्रॉब्लम है. अपने आप से पूछिए 1 by 1. ये 4 माइक्रोकूलम क्या करेगा इस 2 माइक्रोकूलम को? तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा. ये 4 माइक्रोकूलम इस 2 माइक्रोकूलम को इंडिविजुअली रिपेल करेगा. मतलब ऐसे हाथ का हेल्प लीजिए डायग्राम बनाने में. ऐसे इस फोर्स का कुछ नाम दीजिए. F B मतलब फोर्स ऑफ B. F1 F2 भी हम लोग बोल सकते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी शोन द इंटरएक्शन ऑफ B ऑन A जिसका वैल्यू FB. अब आप इसको भूल जाइए. 4 माइक्रोकूलम को भूल जाइए. इसको हमने दिखा दिया, अब उसको भूल जाइए. अब आप सोचिए ये 4 माइक्रोकूलम नहीं है ऐसा मान लीजिए और तब पूछिए ये 8 माइक्रोकूलम क्या करेगा उस 2 माइक्रोकूलम को. ये 8 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, ये 2 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा ऐसे सेम डायरेक्शन में. इसका नाम दिया FC. लिख दिया वहां पर ऐसे. तो आपने देखा कि हम जब ये पूछ रहे थे कि B कितना फोर्स लगाएगा इस A पर तो प्लस को रिपेल किया ऐसे. जब हमने पूछा कि C कितना फोर्स लगाएगा तो आप B को कॉमन नहीं लेंगे. C प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ऐसे. ये कभी दिमाग में बात आए नहीं कि भाई ये प्लस है, क्या प्लस है A और B C के बीच में बैठा है, क्या C रिपेल करेगा A को तो B रोकेगा कि नहीं रोकेगा? नहीं रोकेगा. राइट. ये इंडिविजुअली रिपेल करेगा इसको
और ये इंडिविजुअली रिपेल करेगा ऐसा इसको, यानी बी ना होता यहां पर तो भी सी का फोर्स ए पर उतना ही होता जितना कि बी को यहां होने से है। इसी का तो नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस चीज को मैं एक सिंपल एग्जांपल द्वारा आप लोगों को समझा सकता हूं। मान लीजिए यहां थोड़ा आग जला दीजिए, लकड़ी जला दीजिए, वहां से इंडिविजुअल हीट आपको आएगा, राइट? आ रहा है हीट वहां पर। फिर आप क्या कीजिए, इस साइड में भी थोड़ा आग जला दीजिए। तो जब आप यहां पर आग जलाएंगे तो यहां से भी हीट आएगा, लेकिन इसका जलने के वजह से यहां से जो आने वाला हीट था यहां से वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, राइट? मतलब ये जल रहा है या ना जल रहा हो, यहां से जो हीट आ रहा था वो तो अभी भी आते रहेगा। सो इसका जलने और नहीं जलने से इधर से आने वाला हीट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि ये आग जब जल रहा था मेरे को हीट मिल रहा था इससे, जब यहां जलाइएगा तो वो अपना इंडिविजुअल हीट देगा, लेकिन इसका जलने से यहां पर से आने वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, फोर्स ऑन ए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग लिखिएगा ऊपर में कि हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम इंडिविजुअल 4 माइक्रोकूलम की वजह से इस 2 माइक्रोकूलम पर लगने वाला फोर्स, उस फोर्स का नाम दिया हमने एफ बी। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम का नाम नहीं दिया है तो हम लोग एयर मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट एयर में ही होता है। चार्ज एट ए इंटू चार्ज एट बी, ऐसे कह देंगे। दिस इज चार्ज एट ए एंड दिस इज चार्ज एट बी बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का स्क्वायर। पहले ऐसे फॉर्मूला डाल दिया। नाउ इसका वैल्यू डाली 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। जब भी माइक्रो दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 इंटू क्यू बी 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस। चूंकि हम ए और बी के बीच का 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 cm। सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, 10 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे होल स्क्वायर। 10 cm इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। डेसिमल में बदलिएगा तो टाइम लग जाएगा, फिर कैलकुलेशन में काटछांट में टाइम लगता है, इसलिए पावर के रूप में एक्सप्रेस कीजिएगा, जल्दी बनेगा। नाउ 4 2 8, 8 9 72 इंटू 10 टू द पावर 9 - 6 -3 -6 सॉरी 9 - 6 3 3 - 6 -3 और नीचे 10 पर पावर -1 का होल स्क्वायर 72 10 का पावर -1 न्यूटन 7.2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन, दिस इज फोर्स बिटवीन 4 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। तो क्या इस 2 माइक्रोकूलम पर एक ही फोर्स लग रहा है कि दो?
4 माइक्रोकूलम ने कितना फोर्स लगाया है 2 पर, तो 7.2 न्यूटन। फिर 8 माइक्रोकूलम इस 2 माइक्रोकूलम को रिपेल कर रहा है, जिस फोर्स का नाम दिया हमने Fc। ये भी निकालना पड़ेगा, तब ना हम नेट निकाल पाएंगे। तब लिखिए फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम। दिस इज इंडिविजुअलिज्म। हमें 2 माइक्रोकूलम पर कहा गया था फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स। तो मैंने पहले ये पता किया कि 4 कितना फोर्स लगाएगा 2 पर, फिर ये पता करना पड़ेगा कि 8 कितना फोर्स लगाएगा इस 2 पर। फिर फार्मूला हमारा वहीं रहेगा। उस फोर्स का नाम दिया हमने Fc 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट A इंटू चार्ज एट C। C का वजह से A पर फोर्स बाय डिस्टेंस बिटवीन A एंड C का स्क्वायर, राइट। अब हम इसका वैल्यू पुट करें। Fc 9 इंटू 10 टू द पावर 9 QA 2 इंटू 10 टू द पावर -6 8 इंटू 10 के पावर -6 बाई डिस्टेंस बिटवीन A एंड C 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के बेस पर शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को। शॉर्टकट में आंसर कैसे निकाला जाता है, कंपैरिजन करके। अभी अभी आपने जब FB को कैलकुलेट किया था, कंपेयर कीजिए, ये और ये सेम है, यहाँ का ये और यहाँ का ये भी सेम है, यहाँ का ये और इसमें अंतर है, राइट। यहाँ 10 के पावर -6, यहाँ 10 के पावर -60 तो 6 है, लेकिन यहाँ है 4 तो यहाँ है 8। यानी इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना टाइम्स ज़्यादा हो गया, 2 टाइम्स, राइट। तो अपर पार्ट का सभी फैक्टर इसके जैसा ही है, बस एक फैक्टर डबल हो गया, एक फैक्टर डबल हो गया। दूसरा, अब नीचे वाला फैक्टर को देखिए ध्यान से। यहां नीचे देखिए 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 सेम ही है। यहां है 10 और यहां है 30। इसके कंपैरिजन में ये कितना टाइम ज्यादा है, 3 टाइम्स, राइट। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला टाइम कम हो जाता है डायरेक्टली और इन्वर्सली का कंसेप्शन होने से। रहिए, ये वाला का रिजल्ट क्या निकला था, 7.2। तो इसका रिजल्ट कैसे कितना निकलेगा, 7.2। रुक जाइए, लेकिन इसके कंपेयर में नॉमरेटर, इसके कंपेयर में, इस नॉमरेटर के कंपेयर में यहां का नॉमरेटर कितना टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स। बाकी सब सेम सेम है, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 टाइम ज्यादा हो गया, राइट। और इसके कंपैरिजन में यहां का डिनोमिनेटर कितना टाइम ज्यादा है, 3 टाइम्स। तो नीचे में 3 केवल नहीं है, 3 का स्क्वायर होता है यहां पर, तो 3 का स्क्वायर डेट इज 9। 3 का स्क्वायर डेट इज 9। इसका एक्चुअली मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखो बच्चों, ऊपर कितना टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स। तो इसका वजह से पूरा रिजल्ट 2 टाइम्स पहले बढ़ेगा। और नीचे वाला कितना टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स। तो इसका बढ़ने, डिनोमिनेटर के बढ़ने के वजह से पूरा रिजल्ट कितना घट जाएगा, कितना टाइम्स घट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। दिस इज द कंसेप्शन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तब आपका टाइम शॉर्ट हो गया ना। अदरवाइज कैलकुलेशन में एक ही कैलकुलेशन आपको बार बार करना पड़ेगा। अब इंटू कर दीजिए, 9 8 जा 72, 1.6 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। नाउ आपको फोर्स क्या निकालना था? आपको फोर्स क्या क्वेश्चन था? फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम आपके ऊपर क्वेश्चन था। तो यही था आपका 2 माइक्रोकूलम, ये था आपका 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम पर दो फोर्स लग रहा था। एक फोर्स एफ ऑफ बी, दूसरा फोर्स था एफ ऑफ सी। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? तो दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। सो नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम F इक्वल टू एफ बी प्लस एफ सी, दैट इज 7.2 प्लस 1.6, that is 8.8 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स। समझ में आया? तो कैलकुलेशन करते वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब आप इस्तेमाल करते हो तो कई फायदे होते हैं। एक तो हमारा ब्रेन शार्प होता है, नंबर 1। नंबर 2, टाइम टेकिंग कम होता है। नंबर 3, मिस्टेक होने का चांसेस कम होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा तो इससे भी आप फास्ट हो पाएंगे। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ लेट अस लिव टू द सेकंड क्वेश्चन बी। सेकंड क्वेश्चन बी क्या था? फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज ना। अब फिर से डायग्राम को नया से बनाइए। डायग्राम बनाने में कंजूसी ना कीजिए। दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज योर 4 माइक्रोकूलम, दिस इज योर 8 माइक्रोकूलम, this is point A, this is point B, this is point C. This distance is 10 cm, this distance is 20 cm. Okay. Now where is the problem? Where is the problem? On what charge we have to calculate the force? Force on 2 microcoulomb. Sorry, force on 4 microcoulomb. Force on 4 microcoulomb. All charges are given to be positive in the problem. Force on 2 microcoulomb. फिर उसी तरह से अपने आप से पूछिए कि इस 4 माइक्रोकूलम को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन कौन रिपेल करेगा। कौन कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन कौन रिपेल करेगा, ऐसा आप क्वेश्चन पूछिए। ये +2 माइक्रोकूलम इस 4 माइक्रोकूलम को क्या करेगा इंडिविजुअली, तो ऐसे रिपेल करेगा। दिस इज फोर्स ऑफ ए, राइट। ओके। सिमिलरली ये 8 माइक्रोकूलम क्या करेगा इस 4 को, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ऐसे। इस फोर्स का नाम दीजिए एफ सी। नो डाउट कि ए रिपेल कर रहा होगा सी को, सी भी रिपेल कर रहा होगा ए को, बी रिपेल कर रहा होगा सी को। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है
कि इस 8 पर कितना फोर्स लग रहा है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इस 4 पर कितना फोर्स लग रहा है, राइट। इसलिए हम सिर्फ 4 को ही कंसीडर करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि इस 4 को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन कौन रिपेल करेगा। तो हमने देखा ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ऐसा, उसी तरह से ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 4 माइक्रोकूलम पर 2 फोर्स काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक ठेल रहा है इधर तो एक ठेल रहा है इधर। नेट कैसे निकालेंगे, तो अपोजिट हो गया, तो बड़ा वाला फोर्स में से छोटा वाला फोर्स को माइनस कर लेंगे तो कैलकुलेशन से पता चलेगा कौन बड़ा फोर्स है। आइए, फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, उस फोर्स का नाम दिया एफ ए, राइट। रुक जाइए, ये भी कैलकुलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/4 पाई साइलन नॉट Q1 2 माइक्रोकूलम, चार्ज एट ए इंटू चार्ज एट बी बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 9 इंटू 10 के पावर 9, 2 इंटू 10 के पावर -6, 4 इंटू 10 के पावर -6 बाई डिस्टेंस 10 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। अब आप रिकॉल कीजिए, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही बताया कि जितना एक्शन होता है उतना ही तो रिएक्शन होता है, मतलब जितना फोर्स लगाया होगा बी ने ए पर उतना ही तो ए फोर्स लगाएगा बी पर ना। तो अभी तो हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, किया था तो आया था 7.2 न्यूटन ना, प्रीवियस में ही आया था 7.2 न्यूटन। एक फोर्स निकल गया। अब मैं कहूँगा फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम, राइट। उस फोर्स का नाम दिया है मैंने एफ सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट बी इंटू चार्ज एट सी बाई डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, 4 इंटू 10 का पावर -6, 8 इंटू 10 का पावर -6 बाई डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 20 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हम इस्तेमाल करेंगे। आइए यहां देखिए और यहां देखिए, कंपैरिजन कीजिए। दिस इज द ट्रिक ऑफ कैलकुलेशन, दिस इज द ट्रिक ऑफ कैलकुलेशन, राइट। अब आप लोग यहां पर इसको देखकर इसका वैल्यू लिख देना, राइट। इसको देखकर इसका वैल्यू लिख देना। तो बताइए कि अगर हमें इसको देखकर इसका वैल्यू लिखना हो, अगर हमें इसको देखकर इसका वैल्यू लिखना हो, कैसे लिखेंगे जी? कंपेयर कीजिए, यहां ये था, यहां भी है, यहां 4 इंटू 10 के पावर -6 यहां भी है, यहां 10 का पावर -6 यहां भी है, बट नंबरेटर का एक फैक्टर चेंज हो गया है। कितना टाइम्स? तो यहां है 2 और यहां है 8। कितना टाइम ज्यादा हो गया? 4 टाइम्स, राइट। तो नंबरेटर बढ़ गया 4 टाइम्स, तो पूरा रिजल्ट भी हो जाएगा 4 टाइम्स। यानी पहले वाला रिजल्ट था 7.2, तो ये हो जाएगा इंटू 4। क्यों भाई 4? बिकॉज नंबरेटर का एक फैक्टर 4 टाइम्स हो गया, तो पूरा रिजल्ट भी 4 टाइम्स। अब आइए डिनोमिनेटर देखिए,
यहां डिनोमिनेटर देखा जाए 10 का पावर -2 यहां भी है, 10 का पावर -2 यहां भी है, सेम है। बट यहां है 10 तो यहां है 20। 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, यानी डिनोमिनेटर, यहां का डिनोमिनेटर के कंपेयर में यहां का डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ज्यादा है। सो पूरा रिजल्ट 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे में स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर कितना चेंज हो गया? 2 टाइम्स। तो पूरा रिजल्ट कितना चेंज हो जाएगा? 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 यहां स्क्वायर है। 4 इज कैंसल बाई 4, दैट इज आंसर। सेम ही आया 7.2 न्यूटन। अब यहां पर मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है और कैलकुलेशन से पता चला कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो द नेट फोर्स इज 0। सो नेट फोर्स इक्वल टू 7.2 न्यूटन माइनस 7 इक्वल टू हाउ मच? 0। सो द 4 माइक्रोकूलम चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। इस सब से एक चीज और भी आप लोग सीखते चल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स क्या? 0। दो फोर्स मिल के तभी 0 हो पाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा कि जितना फोर्स लग रहा है इधर उतना ही फोर्स लग रहा है इधर, इसलिए नेट निकला कितना? 0। तो मैंने ये सिखाने का आप लोगों को प्रयास किया कि 3 चार्जेज हो, 4 चार्जेज हो, 5 चार्जेज हो, मल्टीपल चार्जेज हो और किसी एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स का कैलकुलेशन करना हो तो आप क्या करेंगे? तो जिस पार्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना है अपने आप से पूछिए कि उस पार्टिकुलर चार्ज को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन कौन रिपेल करेगा। फिर कूलम्स लॉ के हेल्प से इंडिविजुअल फोर्सेस का कैलकुलेशन कीजिए। फिर कैलकुलेशन करने के बाद देखिए जिस जिस फोर्स का डायरेक्शन सेम है सिंपली प्लस कर दीजिए, नेट निकल जाएगा। और अगर अपोजिट है तो 12 में से छोटा को माइनस कर दीजिए, रिजल्ट निकल जाएगा। और इक्वल होने के साथ साथ अगर अपोजिट है तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। I will give a series of lecture on electrostatic which has level from bottom to top, and it will be relevant for class 12 CBSE preparatory student as well as NEET preparatory student as well as JEE Mains and advanced preparatory students. In next class I will discuss about electric field and electric field intensity and the typical questions based on electric field. So you will be, I hope you will be ready to listen my lecture on electrostatic. So please be prepared before listening the lecture, so that you must grasp better way the depthness of the subject matter. So let us finish today lecture. Thank you very much.